हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम कर रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? वायु। यानी आज की वीडियो में हम करेंगे वायु से संबंधित, यानी हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो एक परत है, जो एक चादर जैसा आवरण है जिसने हमारी पृथ्वी को घेर रखा है, उसके बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। उसके बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्या है? वायु यानी एयर। तो वायु जो हमारे चारों ओर है, यानी पृथ्वी के आवरण, जिसको पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है, इसने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हवा ही है, नहीं, इसमें धूल के कण भी है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जिसमें CO2, O2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, धूल के कण भी है और जल वाष्प भी है वायुमंडल में। यानी वायुमंडल सिर्फ वायु से नहीं बना हुआ है, वायुमंडल में अनेक प्रकार के पार्टिकल है या कण है, जिसमें गैसें हैं विभिन्न प्रकार की, धूल के कण भी हैं छोटे छोटे। जैसे कई बार सन की लाइट आती है तो आपने देखा होगा कि ऐसे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, वो धूल के कण हो गए। और क्या है? जल वाष्प भी होती है वायुमंडल में। तो क्या है वायुमंडल, किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं। तो क्या है? हमारे पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? एक वायु की घनी चादर। चादर आपको पता ही है, जो एक परत जैसा है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यानी पृथ्वी पर जो जीवन संभव है वो किस वजह से संभव है? वायुमंडल की वजह से संभव है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य से जो किरणें आ रही है वो वायुमंडल से होके आ रही है। तो अगर वायुमंडल नहीं होता तो वो सीधी आती तो पृथ्वी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता। पर जैसे वायुमंडल के अंदर से आती है तो पृथ्वी का टेम्परेचर एकदम से नहीं बढ़ने देती। तो वायुमंडल, और जैसे पृथ्वी किरणें पहुंचती है फिर वो वापस जाती है तो वायुमंडल में जाती है। ठीक है? तो क्या हो गया? जो वायुमंडल है वो सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्या है? यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। इस सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तो क्या है? यह जो वायुमंडल है उसी के अंदर तो O2 है, यानी ऑक्सीजन है, जिससे हम श्वसन के द्वारा अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधे अपने खाना बनाने में यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या? यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, यानी ऑक्सीजन देता है हमें वायुमंडल। इस सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यानी सूर्य की जो किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा भी तो कर रहे हैं, एकदम से हमारे अंदर नहीं आ रही है। तो क्या? वायुमंडल हमारे लिए जरूरी है, यानी सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन देता है और सूर्य के हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। आगे क्या है? यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंडे से जम जाएंगे। अगर ये वायुमंडल नहीं होगा तो दिन में सूर्य की किरणें तेज आएगी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी तापमान बढ़ जाएगा, तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी और रात के समय जब सूर्य नहीं होगा तो टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी अगर वायुमंडल नहीं होगा तो। पर जो वायुमंडल की वजह से टेम्परेचर मतलब कंट्रोल में रहता है, कि रात के समय ज्यादा ठंडा नहीं होता और दिन के समय ज्यादा गर्म नहीं होता। इस प्रकार वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्या है? अंततः यह वह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यानी अगर वायुमंडल नहीं होता तो तापमान दिन के समय तो उच्च हो जाता और रात के समय निम्न हो जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता। तो वायुमंडल ही एक ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव हुआ है। अब क्या है? जो वायुमंडल है इसमें क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं, कौन कौन सी गैसें हैं वायुमंडल में। तो ये हमारी वायुमंडल हो गया। ठीक है? इसमें क्या क्या?
नाइट्रोजन N2 कितनी है 78%, यानी सबसे ज़्यादा क्या हो गई, यानी टोटल अगर 100 है वायुमंडल के अंदर गैसें, इसमें से 78% क्या है नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गई नाइट्रोजन हो गई। फिर क्या है ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं तब अंदर लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन कितनी है 21%, कितनी है ऑक्सीजन 21%। अब तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन 21%। अब देखते हैं अन्य गैसें कितनी कितनी परसेंट है और कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। तो ये है अन्य सभी गैसें कितनी है 0.04%, यानी अन्य जो गैसें हैं वो बहुत कम है, पॉइंट है 0.04%। जो ऑर्गन गैस है वो कितनी है 0.93%। और इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.03%। देखो कार्बन की जो मात्रा है वो तो कम है, पर आजकल औद्योगिकरण की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, उसी के वजह से जो वायुमंडल में हानिकारक विकिरणें जा रही है, उसी की वजह से जो ग्रीन हाउस आपने सुना ही होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो किस वजह से हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कुछ ही हो रहा है, यानी जो परिवर्तन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उस वजह से हो रहा है। अगर ये नियमित मात्रा में रहे, जो वायुमंडल में है उसी में रहे तो ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा। पर अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, यानी परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन होगा तो हर चीज़ में होगा, कहीं बारिश ज़्यादा होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं कुछ ही होगा, कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है, जो हमारी बर्फ़ है वो पिघल रही है, समुद्रों का जो पानी है वो उसका लेवल बढ़ रहा है, तो यानी बहुत प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से। तो क्या किया, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन है 21%, सबसे ज़्यादा क्या है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन में से कौन से ज़्यादा है, ऑर्गन ज़्यादा है, कितनी है 0.93% है ऑर्गन, तो और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.03%, और अन्य गैसें कितनी है 0.04%। तो ये हमने देख लिया कि जो गैसों की मात्रा है वो किस हिसाब से है। अब हम देखते हैं वायु चक्कर किसे कहते हैं। ठीक है, तो वायु चक्कर क्या होगा, सूर्य है यहाँ पे मान लो, ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी की सतह पे आएगी, ठीक है, पृथ्वी उसे अवशोषित करेगी, तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ेगा तो वो जो कण है हल्के हो जाएंगे, हल्के होके ऊपर जाएंगे, यानी हल्के होंगे तो ऊपर जाएंगे, ठीक है, और भारी वाले जो भारी थे वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि भारी होगा वो तो नीचे ही बैठेगा, हल्का ऊपर चला जाएगा और भारी नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। तो क्या हुआ, जो पृथ्वी की सतह ने सूर्य की किरणें विकिरणें अवशोषित की, उसकी वजह से यहाँ का तापमान बढ़ गया और बढ़ के ये हवा ऊपर की ओर उड़ गई, जो ठंडी वाली थी वो नीचे आ गई। यानी इस प्रकार ये चक्कर ऐसे चल रहा है, यहाँ से जा रही है और यहाँ से जो ठंडे वाले पार्टिकल थे वो नीचे आ रहे हैं, फिर वापस गर्म होके वापस जा रहे हैं, यानी ये चक्कर चल रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वायु चक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी गर्म हवा ऊपर उठेगी और ठंडी हवा नीचे है, क्योंकि ठंडी हवा भारी होगी तो नीचे की तरफ है, क्योंकि भारी चीजें नीचे होती है, और हल्का ऊपर उठेगा, तो ये चक्कर चलेगा। इसे हम क्या कहते हैं, वायु चक्कर कहते हैं, और सहवनीय चक्कर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और जो ऊपर जाएंगे तो वायु दाब कम हो जाएगा, नीचे आएंगे तो वायु दाब उच्च हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है वायु चक्कर, वायु गर्म होती है, ठीक है, यानी जो सूर्य की विकिरणें आएंगी पृथ्वी की सतह उसे अवशोषित करेगी, तो
यहाँ का जो वायु है वो गर्म हो जाएगी और गर्म होकर ये हल्की होकर ऊपर उड़ती है, यानी हल्की होकर ऊपर उड़ जाएगी। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, यानी जो ऊपर वाली है वो ठंडी है, वो भारी है और सघन है, यानी जो हल्की है वो ऊपर आ गई और उसकी जगह भारी वाली नीचे आ गई। ठीक है, इसलिए यह नीचे रहती है। इस प्रकार यह चक्कर चलता रहता है, यानी गर्म वाली ऊपर ठंडी वाली नीचे, तो ऐसे चक्कर बन गया। तो ये चक्कर चलता रहता है, इसे क्या कहते हैं? वायु चक्कर कहते हैं, और 7 ये चक्कर भी कह सकते हैं इसे। अब आगे हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, यानी ये पृथ्वी की सतह हो गई, ये सूर्य है, सन है। ठीक है, इससे विकिरणें निकल रही है। ठीक है, ये हमारा वायुमंडल है जिसमें क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, और क्या है? धूल के कण है और जलवाष्प है। ठीक है, तो जो सूर्य की विकिरणें हैं, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं कि वो क्या होती है। सूर्य की विकिरणें, ठीक है, जो सूर्य से निकलेगी उन्हें सूर्य की विकिरणें कहेंगे। और क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव कहते हैं। शॉर्ट वेव क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि जो इनका जो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लैम्बडा। क्या होता है? लैम्बडा। वो निम्न होता है, यानी कम होता है। लैम्बडा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के। अगर लैम्बडा कम है तो ये वाली चीज ज्यादा होगी, क्योंकि ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो आवृत्ति इनकी उच्च होती है। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। किसके होती है? एनर्जी के। तो आवृत्ति उच्च है सूर्य से निकलने वाली विकिरणों की, तो ऊर्जा भी उच्च होगी, और इन्हें क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव कहते हैं। ये देख लिया हमने, सूर्य की जो विकिरण है उनके बारे में देख लिया। जैसे ये यहाँ से निकले, वायुमंडल में प्रवेश किया इन्होंने, तो जो वायुमंडल है इन विकिरणों के लिए कैसे माध्यम का काम करेगा? पारदर्शी माध्यम का, यानी इनको ये रोकेगा नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत अवशोषित करे पर रोकेगा नहीं, ये सीधी यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर आ गई। ठीक है, पृथ्वी की सतह इन विकिरणों को क्या करेगी? अवशोषित कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर ये वापस इनको उत्सर्जित करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे अभी हमने वायु चक्कर वाला देखा है, ऊपर उड़ेगी गर्म होकर, तो वायुमंडल में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो क्या होगा? ये वायुमंडल में प्रवेश किया, जो पृथ्वी ने किरणें उत्सर्जित की, वायुमंडल में प्रवेश किया। तो कुछ किरणें तो वायुमंडल से सीधी निकल जाती है, कुछ वायुमंडल इनको वापस पृथ्वी की तरफ भेज देता है। इसी से यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, यानी रात के समय थोड़ा कम हो जाता है, दिन के समय ज्यादा हो जाता है। यानी ये वायुमंडल है, इस प्रकार ये हमारी रक्षा करता है। देख, सूर्य की किरणें आई, पृथ्वी की सतह पर पहुंचा, पृथ्वी ने उनको वापस निकाला। ठीक है, तो वायुमंडल ने कुछ किरणों को तो निकाल दिया और कुछ किरणों को वापस भेज दिया। यानी ये ना ज्यादा गर्म करने देता है, ना ज्यादा ठंडा होने देता है वायुमंडल। इस प्रकार हमारी रक्षा करता है जो ये वाली वायुमंडल की परत है वो। तो ये सूर्य की विकिरणों के बारे में तो हमने देख लिया, इनकी आवर्ती, तरंग दैर्ध्य सब देख लिया। अब जो पृथ्वी ने उत्सर्जित की थी उनके बारे में भी देखते हैं। उनको क्या कहते हैं? धरातलीय, यानी धरातल से हुई है तो धरातलीय विकिरणें कहते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होगी इनकी? अधिक होती है, यानी लैम्बडा इनका अधिक होता है। अगर लैम्बडा अधिक है तो आवर्ती तो कम हो गई, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आवर्ती और तरंग दैर्ध्य। तो आवर्ती कम होगी, आवर्ती कम है तो ऊर्जा भी कम है इनकी। ठीक है, तो क्या होता है? सूर्य से आए विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और फिर ये उत्सर्जित कर दिए और फिर वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो वायुमंडल कुछ को तो अवशोषित कर लेगा और कुछ को वापस भेज देगा पृथ्वी की तरफ। तो ये क्या हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव है। पर औद्योगिकरण की वजह से जो CO2 की मात्रा है वो बढ़ रही है, यानी इसमें परिवर्तन हो रहा है। जो वायुमंडल है इसके अंदर जो गैस है उसमें परिवर्तन हो रहा है,
तो परिवर्तन हो रहा है, तो जो ये काम कर रहा था उसमें भी परिवर्तन होगा, या तो ये सभी को अवशोषित कर लेगा या सबको वापस भेज देगा। परिवर्तन होगा तो जो हमारी नेचुरल जो स्थिति है पृथ्वी की उसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक है, या तो बारिश ज़्यादा हो जाएगी या बारिश कम होगी। ठीक है, यानी कोई टाइम नहीं होगा बारिश होने का, जैसे अभी हम बताते हैं मानसून अब आएगा ये आएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जो समुद्र के लेवल है पानी का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो हमारी बर्फ यानी ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, अगर सनलाइट ज़्यादा होगी तापमान ज़्यादा होगा तो पिघलेंगे वो पिघल रहे हैं, उनकी वजह से समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। तो उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है समुद्र के वहाँ पे नुकसान होगा, या तो वो पानी की वजह से डूब जाएंगे, यानी जो वहाँ की वनस्पति है जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको नुकसान होगा। यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी CO2 की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनको हम आगे देखते हैं। तो ये क्या, वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को फंसाकर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यानी जो रहने लायक यानी जो पृथ्वी की वायुमंडल के वजह से जो रहने योग्य बनाती है वो किस वजह से, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से बनाती है, पर इसमें परिवर्तन हो रहा है उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, CO2 की उच्च मात्रा, यानी इसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा, हिम नदियों का पिघलना, यानी जो बर्फ से बनी नदी है वो पिघल रही है, उसकी वजह से समुद्र स्तर को जल का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। वर्षा और बर्फ गिरने में बदलाव, यानी वर्षा का टाइम भी चेंज हो रहा है, बर्फ गिरने का टाइम भी चेंज हो रहा है, कहीं पे ओलावृष्टि हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है। अगर सूखा होगा, ठीक है, तो जो आसपास की वनस्पति है वो प्रभावित होगी, जिससे जंगलों में आग लग रही है। ठीक है, तापमान उच्च होना, तापमान भी बढ़ रहा है, और गर्मी होगी तो तापमान तो बढ़ेगा, गर्मी की वजह से तो होता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो तापमान तो बढ़ ही जाएगा। तापमान का उच्च होना, जानवर और पक्षियों का, यानी जो जानवर हैं और पक्षी हैं उनका जीवन चक्र भी प्रभावित होगा, जो पेड़ पौधे हैं उनका जीवन भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो जंगल में आग, पेड़ पौधों का जीवन चक्र प्रभावित होता है। यानी ये क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके देखें कि उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना, यानी जो हमारा वायुमंडल है उसमें क्या क्या है, कौन कौन सी लेयर है वो देखते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, यानी पृथ्वी की सतह हो गई। इसके जो सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल, जो हम पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है उसकी जो पहली परत है वो कौन सी है, क्षोभ मंडल है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसकी जो ये कहाँ तक होता है वो होता है 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक होती है, यानी पृथ्वी की सतह से लेकर 13 किलोमीटर तक जो सतह है वायुमंडल की जो है उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट और टेम्परेचर। टेम्परेचर ऊपर जा रहे हैं, ऊंचाई बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम होगा। और जो ये क्षोभ मंडल है इसमें क्या होता है, जलवायु और मौसम संबंधी सारी जो घटनाएं होती हैं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा वगैरह, जो सब घटनाएं होती है वो इसी मंडल में होती है, जो सबसे पहला हमारा क्षोभ मंडल है इसमें। नेक्स्ट कौन सा हमारा, समताप मंडल, यानी जो दूसरी परत है वायुमंडल की वो कौन सी है, समताप मंडल। कौन सी, स्ट्रेटोस्फियर। इसमें क्या होता है, इसकी जो कहाँ तक है ये 13 तक तो हमने ये कर ली थी, तो 13 से लेके कहाँ तक है ये 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसमें इसी परत को 2 भागों में बांटा है, जो ये यहाँ पे मैंने किया है, यानी 13 से लेकर 30 किलोमीटर तो जो ये वाला जो हिस्सा है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहते हैं, यानी ना तो बढ़ते हैं ना घटते हैं, जो होते हैं वही रहते हैं। जो ये वाला यहाँ तक है, ये वाला जो सिर्फ हिस्सा इसमें, इस वाली लेयर को क्या कहते हैं, ओजोन परत, यानी O3। जो सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों की हमारी रक्षा करती है वो कौन सी है, यही है। ठीक है,
जिसमें, और इसमें क्या होता है, जो ये हमारी ये वाला लेयर है, इसमें होता है जो जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, उसमें क्या आता है, जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं हमारे, वो इसी में उड़ते हैं, जो इस वाले हिस्से है इसी में, यानी 13 से लेके 30 किलोमीटर इसी में वो हवाई जहाज उड़ते हैं। जो इससे आगे बच गया वो है 30 से 50 किलो। इसमें क्या हो जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे बढ़ गया टेम्परेचर, यहाँ पे कांस्टेंट था और यहाँ इस वाले हिस्से में बढ़ गया टेम्परेचर। अब आगे कौन सा मंडल है हमारा, मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। यह सबसे ठंडी परत है। सबसे ठंडी क्यों है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है टेम्परेचर कम होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और हाइट। और इसकी जो लंबाई वो कितनी है, 50 किलोमीटर से ले यानी 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक मान सकते हैं लगभग। कहाँ तक है, 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक है जो मध्य मंडल है हमारा। इसमें क्या आता है, टेम्परेचर और हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान कम होगा। तो सबसे ठंडी परत कौन सी है, मध्य मंडल यानी मेसो मंडल है। नेक्स्ट कौन सा हमारा, आयन मंडल या थर्मोस्फीयर। इसमें क्या होता है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन यानी बिना तार वाले, जैसे रेडियो वाले ये सब है, यानी जो सैटेलाइट वगैरह है जिससे हम फ़ोन वगैरह हमारे जिन सिग्नल मिलता है वो इसी वाले में। तो वायरलेस कम्युनिकेशन कहाँ से हो रहा है, जो हमारा आयन यानी थर्मोस्फीयर है, आयन मंडल है, इसी में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, पर ये इसके जो कण है वो इतनी दूर दूर तक फैले हैं कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होने पर भी महसूस नहीं होता। इस वाले जो आयन मंडल है थर्मोस्फीयर है, इसमें क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो सिग्नल वगैरह यहीं से मिलते हैं, सैटेलाइट वगैरह जो हमारे फ़ोन वगैरह चलते हैं, मोबाइल वगैरह, वो यहीं से इसी वाले मंडल से हैं। तो इसकी जो कितनी है, 80 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर तक, कितनी है, 450 किलोमीटर। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और हाइट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और सबसे लास्ट वाला कौन सा हमारा, बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। इसकी ये 450 से लेकर अनंत तक है, यानी अब आगे जो है इसके बाद में कुछ नहीं पता, अनंत तक है इसकी जो हाइट है। तो इसमें क्या था, टेम्परेचर और हाइट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। यानी ये क्या है, हमारा वायुमंडल है और उसकी विभिन्न परतें हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी परतें हैं और कितनी कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहली सौरमंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्यम मंडल, 4 नंबर पे आयन मंडल, 5 नंबर पे बहिर्मंडल। यानी कितने भागों में बांट लिया हमने, वायुमंडल को 5 भागों में बांट लिया। जो सबसे पहले वाली है सौरमंडल, उसी में सारी घटनाएं होती हैं, यानी बारिश वगैरह, बादलों का बनना, ये सब कुछ किस में होता है, सौरमंडल में। अगर आपसे पूछे कि हवाई जहाज वगैरह कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में। और उसी की कौन सी वाली, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 13 से लेके लगभग 30 किलोमीटर। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ना समान रहते हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तीसरी है मध्यम मंडल, जो सबसे ठंडी परत है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर और हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। अब आगे दोनों में डायरेक्टली हो गया, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा वायुमंडल की संरचना है हमारी। ठीक है, तो हमने देख लिया सारी परतों के बारे में। तो अभी उसी तापमान के आधार पर हमने ये एक ग्राफ बनाया है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 डिग्री है, यानी इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो जैसे जैसे ये देखिए, ये टेम्परेचर इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो ये ऊंचाई है यानी हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी माइनस की तरफ आ रहा है। जो सौरमंडल में ऐसा ही तो था, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ी टेम्परेचर कम हुआ, यानी माइनस की तरफ आ गया। थोड़ी देर क्या कांस्टेंट रहता है समताप मंडल में। ठीक है, T कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, तो ये देखिए कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। फिर क्या होता है, बढ़ता है टेम्परेचर, तो इधर आ गया यानी बढ़ गया। क्या होता है इसमें, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H हो गया। जैसे जैसे हाइट बढ़ी टेम्परेचर भी बढ़ गया। फिर क्या होता है, वापस से कम होने लग जाता है, टेम्परेचर वापस से कम हो गया, यानी T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। यानी मध्य मंडल में ऐसा ही तो होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, जो ठंडी परत थी हमारी, टेम्परेचर कम हो गया। अब आगे
दोनों में वापस से बढ़ गया, आयन मंडल और बहिर्मंडल में, यानी T इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हाइट के। तो ये एक ग्राफ बनाया, उसी के आधार पर जो हमने सौरमंडल और वायुमंडल की जो संरचना की थी ना, उसी के आधार पर ये ग्राफ बनाया तापमान यानी टेम्परेचर और हाइट यानी ऊंचाई में। तो ये इस प्रकार प्राप्त होता है हमें। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे जो हमारा ये चैप्टर बचा है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पूरा आज करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।